जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज डे 8 में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने 700 तक कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 700 आगे को कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सभी रेलवे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाली जगह में शुरू होती है और खाली जगह में पूर्ण होती है। तो कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है ये? तो ये मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके ये संपन्न होता है। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। यहाँ भोजन का पाचन होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्नाशयी नालिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्नाशय रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, डुओडेनम, जेजुनम और आश्रय इलियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये रूमेन होते हैं। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होते हैं। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। रोमथक या जुगाली करने वाले खुरदरा स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपने भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो ये है ग्रास नली। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल प्राय 5 भाग में बांटा होता है: मुख, ग्रासनी, ग्रासनली, आमाशय और आंत। इसका मुख्य कार्य आहार या भोजन के अवयवों को भोजन तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन के घटक जो होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, ये हो जाएगा श्वास नली था ये, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से हैं? तो ये यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत द्वारा पित्तरस स्रावित होता है जो आंत में उपस्थित एंजाइम की प्रक्रिया को तीव्र करता है। यकृत की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होती है जिसमें पसीना स्रावित होता है। स्तन ग्रंथि स्त्रियों में स्तन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? इसमें किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये यकृत का सबसे बड़ा आकार है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये यकृत है। आंतरिक अंग अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो है अंग है वो यकृत होता है। आगे है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं? तो कौन सा अम्ल उत्पादन करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, HCl ये उत्पादन करता है। कहाँ पर ये होता है? तो ये होता है आमाशय में। पाचन में मदद करने वाले शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? ये भोजन के साथ छोटे जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो ये हो जाएगा यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है और इसका गलत है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। यह पित्ताशय में संकेंद्रित एवं जमा होता है। अग्नाशय की लेगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा एल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रवण होता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपचाई का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर।
आगे पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है, तो हो जाएगा पहले क्या होता है अंतग्रहण, इसके बाद पाचन, इसके बाद अवशोषण, इसके बाद होता है उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होते हैं, तो किसका होता है, तो ये होता है अमाशय का। तो ये होते हैं अमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होते हैं। यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होते हैं। यहाँ भोजन रस के साथ मथता है जिसे काइम कहते हैं। अमाशय पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ग्रहणी की ओर धकेलती है। अमाशय एवं ग्रहणी के बीच एक पेशीय कपाट पाइलोरिक वाल्व होता है जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है लेकिन उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली जगह में होता है। तो कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होता है। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रवित पित्त रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। आमाशय मानव शरीर के ग्रासनली और ग्राहनी के बीच स्थित होता है। इसके ऑक्सीन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है जिसमें लार्क के टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। साथियों आप लोगों को एक बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बुक पूरा पढ़ लेते हैं ना तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन दिया है ये तो काफ़ी है ही, प्लस में इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जितना व्याख्या दिया हुआ है ये सारा क्वेश्चन और इससे 2 गुना क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसे 1 से 2 बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रवित होता है, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रवित होता है, तो कौन सा, ये ट्रिप्सिन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इसमें अग्नाशय रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और इमाइलेज जो है, इमाइलेज यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आगे स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या होते हैं, यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रिया के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होते हैं, तो किसमें होते हैं अधिक, तो ये खरगोश में। दिए गए जानवर लोमड़ी बाघ कुत्ता एवं खरगोश की आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं में छोटी आंत, मांसाहारी जंतुओं में बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है। एवं पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोश में आंतों की लंबाई मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होते हैं एवं यह लगभग 300 से 350 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच खाली जगह कम हो जाता है। तो कितना पीएच कम हो जाता है, तो ये 5.5 से 5.5। दांत के एनमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच
5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन को के अवशोषण मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है दंतवल्क यानी टूथ इनमेल से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों का क्षय कारण बनता है। तो ये कौन सा, ये कैल्शियम फास्फेट। आगे है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को संवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कालिकाओं में संवेद रेसिप्टर कोशिकाएं होते हैं, जिन्हें रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्न में से खाली जगह ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं किसमें? तो ये वसा में। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20.3% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होता है पूर्ण पाचन? तो ये पूर्ण पाचन जो होते हैं तो ये छोटी आंत में होते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें आंतरिक रस निकलते हैं। इस आंतरिक रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो निम्न हैं: एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पुनः पाचन होता है। छोटी आंत की दीवारों पर अनेक विलायक यानी रसांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे एक जानवर द्वारा निसारित किया गया फेरोमोन, तो क्या होता है इसका? ये हो जाएगा एक जाति के जानवर बर्ताव पर प्रभाव डालती है। फेरोमोन का उत्सर्जित रासायनिक कारक हैं जो एक ही प्रजाति के सदस्य में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों से प्राप्त करने वाले कीटों का व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रोटीन की कमी में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये क्वाइसिओरकर बीमारी होती है। क्वाइसिओरकर रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियां लटक जाती है एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति खाली जगह का लक्षण है। तो किसका लक्षण होता है? तो ये मानव अपशिष्ट से संदूषण। पेयजल आपूर्ति क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट का संदूषण का लक्षण है, जो विशेष रूप से ई कोलाई की उपस्थिति से निर्धारित होता है। जब प्रदूषित पानी को पीने या खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये हैजा, दस्त, टाइफाइड, अमीबायोसिस और पोलियो जैसे जलजनित रोग फैल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मेटाबॉलिज्म संबंधित है। मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित है? ये तो ये उपचायज जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ाने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने की मदद करती है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं को संश्लेषण होता है। उपचायज की मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, अपचय और उपचय। अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो क्या यंत्र कहलाता है?
इंडोस्कोप कहलाता है। इंडोस्कोप उपकरण का प्रयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। और वहीं पर रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका हृदय। हृदय जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये श्वसन तंत्र का हृदय है हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? तो ये मछली में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में दांत तीखोडोंट, हेटेरोडोंट और ज़्यादातर डाइफायोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, डोथोडोंटनम खाली जगह का भाग है। डोथनम खाली जगह का भाग किसका भाग होते हैं? तो ये होते हैं छोटी आंत का। डोथोडनम छोटी आंत का भाग है। यह यू की तरह मुड़ा होता है, जिसे ग्राहनी या पक्वास कहते हैं। ग्राहनी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग के इलियम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, पाचन तंत्र में मौजूद रस में खाली जगह शामिल होते हैं। तो कौन सा रस शामिल होते हैं? तो ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होते हैं। आगे, दांत का इनमल किससे बना होता है? दांत का इनमल जो है किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का इनमेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परत का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होते हैं इनमेल कहलाते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसे नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और इसे नीचे की परत को अल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा अल्प में रक्त वाहिनिकाएं होती है, जिसे नीचे दांत की जड़ या मूल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, दंतवलक यानी दंत इनमेल किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट से। हमारे दंतवलक खाली जगह से बना होता है। तो किसके? कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। आगे, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्वेलिमेंट ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी का ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो किससे? ये जिगर के। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से लेकर 2 केजी तक होते हैं। लीवर से पित्त स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वॉइस में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नालिका होते हैं, जो गले में ट्रेकिया के ऊपर और भोजन नली के समान स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक मानव जीव में औसतन कितने स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 2000 से लेकर 8000 तक। अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में स्थित होते हैं। जीभ पर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती है। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। मनुष्य में लगभग 2000 से लेकर 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर। आगे, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक खाली जगह मीटर लंबा होता है। तो कितना होता है? तो ये 9 मीटर लंबा होता है। भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है यह एक अजीविक पदार्थ होते हैं। यह एक अजीविक पदार्थ होते हैं। भोजन यानी खाद्य पदार्थ एक अजीविक पदार्थ है, यह कथन असत्य है। भोजन रासायनिक क्रिया करता है, यह जैविक पदार्थ है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन लगभग सभी जीवों का उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? तो ये जाता है अंतग्रहण के द्वारा। भोजन आहार नली में पहुंचने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा जाके होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली जगह गति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कर्माकुचन गति कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को कर्माकुचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निग के द्वार ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होते हैं जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशी या संकुचनशील होते हैं। भोजन में पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्माकुचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्न में से कौन मानव आहार नाल का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये वायु कोशिका भाग नहीं है। मुख गुहिका पित्त से बड़ी आंत यकृत अग्नाशय मानव आहार नली का भाग है, जबकि वायु कोशिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है तथा यह श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, लार में खाली जगह एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लार में? तो ये इमाइलेज नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन और एक लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन को इमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को मल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, लार ग्रंथि से खाली जगह एंजाइम स्रवित होता है। तो कौन सा एंजाइम स्रवित होता है? तो ये इमाइलेज एंजाइम टाइलिन खाली जगह में पाया जाता है। किसमें? तो ये लार में पाया जाता है। आगे हैं, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज में। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में मुख गुहा, आहारनाल, ग्रासनली, ग्रासिका आदि भाग लेते हैं। आंतरस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, पित्त के कार्य को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये तो वाष्यीकरण कहा जाता है। यकृत का सहायक पाचन ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के वाष्यीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, अग्नाशय रस में मौजूद खाली जगह एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसमें से कौन सा करता है? तो अग्नाशय रस मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्स, पेप्टाइडेज, इमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेड ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो अंतीय म्यूकस द्वारा स्रवित होता है तथा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली जगह होती है। तो कौन सी भूमिका होता है? तो वसा की पायसीकरण करना। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। वाष्यीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिशिक्षित अवस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। इन बूंदों पर एंजाइम
क्रिएटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वाष्य अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। पायसीकरण की क्रिया में पित्त लवण सहायक प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होते हैं? तो कौन सा होते हैं? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियां के तंत्र होते हैं। आहार नाल मुख गुहा ग्रासनी ग्रासनली अमाशय छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होते हैं, जबकि यकृत एवं अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होते हैं। अमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl स्राव करती है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं कौन से? तो ये उपास्थि मानव शरीर का एक अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, गले की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थित के बने होते हैं। उपस्थित शरीर के ऊतक के मजबूत बनाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर के जोड़ों के लचीला बनाता है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार बताइए। तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। आगे मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन से हैं? तो ये ग्रासनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग हैं। ग्रासनी कंठ द्वारा श्वासनली में खुलता है। कंठ एक उपास्थीयम पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे यकृत खाली जगह कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तो ये पाचन का। यकृत या जिगर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित आंतररस के उपचाय का यह मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। आगे शाकाहारियों को खाली जगह को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो कौन सी? तो ये सेल्यूलोज की पचाने के लिए। छोटी आंत मानव शरीर तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होते हैं। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेल्यूलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है। सेल्यूलोज घुलनशील फाइबर है जिसका पाचन के लिए शाकाहारियों की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। अब है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर का मदद करता है? तो कौन सा? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त ऐसा घटक है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा, लिम्फाइड्स और प्लीहा में उत्पन्न होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होते हैं। ये कोशिकाएं रंगहीन होते हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा खाली जगह से जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं? मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएं अलिंद से जुड़े होते हैं। मानव हृदय की एक 4 कक्षीय पेशीय अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी की भांति होते हैं। इसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। हृदय के कार्य पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है, ऑक्सीजन का भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। तो उसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं मनुष्य में सामान्य प्रकुचन और अशिथिलन दाब कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये होते हैं
20 mmHg से 80 mmHg, यानी 120/80 होता है। मनुष्य के समान प्रकुचन दाब 120 mmHg और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होते हैं, अर्थात सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg के सामान्य माना जाता है। रक्तचाप को पारे की मिलीमीटर mmHg की इकाई में मापा जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा घटक? तो ये बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स से रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तब प्लेटलेट्स उस जगह पर एकत्रित होकर खून का बहाना रोकने की कोशिश करने हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी होने ही स्थिति में यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो कौन? तो ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा शरीर रक्त का तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उभरने, पोषक तत्वों को वितरित करने, जिसमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलित रूप में परिवहन करता है। साथ ही शरीर में गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके इस रिसाव को बंद करता है? तो कौन करता है? तो ये प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचरित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मेरो में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला अंग होता है, ये इससे हो जाएगा। धमनियाँ किससे हो जाएगा? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करता है, ये शुद्ध ऑक्सीजन को रक्त को संचरण करता है, और शिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को संचरित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, उच्च रक्तचाप को रक्तदाब भी कहा जाता है जो खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण? धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हमारे शरीर में रक्त की प्रवाह का निश्चित गति होता है जो है, यदि स्वस्थ निर्देशों के अनुसार शरीर में रक्तदाब 120 से 180 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाता है। LA = बायां अलिंद और LV जो है ये बायां नीले बताता है। RA दायां अलिंद और RB दायां नीले बताता है। कपाट कहाँ स्थित है? तो इसको बताना है कि कपाट कहाँ पर स्थित है। तो ये कपाट कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा 2, 3 और 4 और क्रमित स्थान पर। आगे, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या कहलाते हैं? ये अंकुर कहलाते हैं। हमारे शरीर में छोटे आंत में अंगुलीनुमा अंकुर के साथ प्रतिबंध होते हैं जो हमारे भोजन से पेट में उत्पन्न तरल मिश्रण से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिसे कायम कहा जाता है। अंकुर अंगुलियों के समान प्रक्षेप होते हैं जिनमें रक्त वाहिका की भरपूर आपूर्ति होती है। विलाई की संख्या लगभग 10 से 40 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 600 से 25,000 प्रति वर्ग इंच तक होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प हो जाएगा रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दिए गए विकल्पों का विकल्प डी मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र के संबंध सही नहीं है। उच्च रक्तचाप धमनियों के संकुचन के कारण होता है, न कि शिराओं के संकुचन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ये लोह यानी कि आयरन की। मानव रक्त के निर्माण के लिए लोह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होते हैं जिसमें लगभग 92% जल तथा 8% प्रोटीन, लवण तथा अन्य दूसरे पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो किस में होते हैं? तो ये लाल रक्त कणिकाओं में। मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है इसको? तो इसको रखा जाता है मानव जैसे कुछ जीवों में हृदय के ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त पृथक कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन का अपशिष्ट उत्पाद है और श्वसन कोशिका में इसकी सांद्रता अधिक होती है। उपचायी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन है, शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो ये इसका गलत है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। इसमें रक्त का बहाव रोकने के लिए कपाट होते हैं तथा इनकी गुहाएं चौड़ी होने के कारण रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है, जबकि धमनी में कपाट नहीं होते हैं। चूँकि इनमें रक्त का बहाव हृदय की क्रमिक स्पंदन द्वारा होते हैं, अतः रक्त रुक कर अधिक दबाव के कारण दबाव से के साथ बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए नंबर। आगे है, रक्त स्कंदन खाली जगह की मदद से होता है। तो किसकी मदद से? ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहाने से रोकती है। रक्त स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जल से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, मनुष्यों में सामान्यतः प्रकुचन और अनुशीतलन दाब पर क्रम से खाली जगह होता है। तो किस में होते हैं? तो 120 mmHg और 80 mmHg होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मनुष्य में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब क्रम से 120 mmHg और 80 mmHg होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस यंत्र से किया जाता है? इस मैनोमीटर से रक्तचाप का मापा जाता है। इसमें मैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए इस मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मूत्र संबंधी विशिष्ट गुरुत्व के निर्धारित करने के लिए यूरिनोमीटर का प्रयोग होता है और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रकाशन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित प्रोटॉन की संख्या को मापता है और हेमोग्लोबिन मीटर यानी कि खून में हेमोग्लोबिन का पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो कौन सा? तो स्टेथोस्कोप से धड़कन के पता लगाया जाता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार
रेने लेनक ने 1816 ईस्वी में किया था। आगे है, निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र का किस घटक को दर्शाता है? तो किस घटक को दर्शाता है? तो ये कोशिका का, ये सीरा को दर्शाता है, सीरा का। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय हैं और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस समूह को कहा जाता है? तो ओ समूह को कहा जाता है। ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता तथा ए बी रक्त समूह का सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होते हैं लेकिन यह रंगहीन होते हैं और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो कौन? तो ये लिस्का होते हैं। लिस्का रक्त प्लाज्मा के समरूप होते हैं लेकिन यह रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन यानी कि लाल वर्णक नहीं पाया जाता है। यह हल्के पीले रंग का होते हैं तथा इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है, खेलते समय रवि को घुटने में चोट लग गई जिसमें जैसे खून बाहर आ रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग की थक्का ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिका रक्त थक्का जमने में मदद करता है? तो कौन सा? तो ये करता है प्लेटलेटस कोशिका। प्लेटलेटस हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो खून को बहाने से रोकती है। प्लेटलेटस के बहते खून को थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेटस को हेमियोस्टेसिस के रूप में जाना जाता है। रक्त में प्लेटलेटस का पता CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट परीक्षण से चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। आगे हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त को थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायता होती है? तो कौन सा? तो ये होते हैं प्लेटलेटस। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संरचना के आधार पर रक्त के दो भागों में बांटा गया है। प्लाज्मा को जो रक्त का 55 से 60% भाग होता है और रुधिर कणिकाओं जो रक्त का 40 से 45% भाग है। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। एक लाल रक्त कणिकाएं जिसको RBC कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और एक प्लेटलेटस पाया जाता है। आगे, इसी में मानव रक्त में प्लेटलेटस की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। प्लेटलेटस का कार्य क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, स्पंदन गति जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होते हैं? तो ये क्यों महसूस होते हैं? तो ये स्पंद गति जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है धमनियों को प्रभावित रक्त के कारण महसूस होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किसमें? तो ये स्तनधारी पंछी और सरीसृप वर्ग के। स्तनधारी पंछी और सरीसृप वर्ग के प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक तंत्र जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय हृदय के माध्यम से 2 बार प्रसारित होते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। प्राणीलीगत परिसंचरण और फुसफुसीय परिसंचरण 2 मार्ग हैं जिनमें रक्त दोहरी परिसंचरण में बहता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाले एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह AB है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है रक्त समूह A का जीन और रक्त समूह B का जीन दोनों प्रभावी हैं। रक्त समूह A वाले एक
पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाले एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिक संदर्भ में रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का दोनों प्रभावी हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा परिवहन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये लसिका करता है। वसा आंत से काइलोमाइक्रोन के रूप में अवशोषित होता है, जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाले सतत कण होते हैं। वे मुख्य रूप से लंबी फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं। काइलोमाइक्रोन को लसिका प्राणी के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, जो अंततः रक्त प्रवाह में खाली हो जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प को पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा सी नंबर, ए न्यूट्रोफिन और बी ऑफ्योनोफिल और सी बेसोफिल, डी निम्फोसाइड और ये हो जाएगा मोनोसाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रंग कणिकाओं आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही श्वसन वर्णक होते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग के आयरन युक्त वर्णक होते हैं। ऑक्सीजन उत्क्रमणीय तरीके से बंधन बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु से O2 के अधिकतम 4 अणु जुड़ सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में अंतर है। तो ये अंतर है, फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, अर्थात शरीर में रक्त की परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होती है और रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है जो फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है, जबकि महाशिरा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है, जबकि महाशिरा हृदय के दाहिने अंग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को आपूर्ति करती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे मानव रक्त का तरल भाग, जिसे खाली जगह कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो ये किससे? तो ये प्लाज्मा रक्त पीले रंग का तरल घटक है। यह कुल रक्त की मात्रा लगभग 55% तक होती है। यह प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपचाय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी? तो ये WBC। मानव कोशिका में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ये प्रतिरक्षणात्मक कोशिकाएं होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खाली जगह होते हैं। कितना होते हैं? ये होते हैं 300 ग्राम। हृदय के एक पेशीय अंग जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत ताल बंद संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक करता है। हृदय के औसत वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से लेकर 350 ग्राम होते हैं। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं इनमें से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? तो ये कॉन्ड्रोसाइट। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाले यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। मानव रक्त में ल्यूकोसाइड
लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है रक्तचाप बल है। तो ये किस प्रकार का? रक्त नासिका के द्वार पर जो बल लगता है, रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। रक्त दाब बल, रक्तचाप या दाब बल नसों या धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाले बल हैं। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे कार्ल लेडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है ये? तो ये रक्त समूह को वर्गीकरण की खोज के लिए, रक्त समूह के वर्गीकरण के लिए, खोज के लिए। कार्ल लेडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1900 से 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस के विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है रक्त में खाली जगह नामक एक तरल मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो कौन? ये प्लाज्मा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होते हैं। यह एक क्षारीय विलयन होते हैं जिसका pH मान 7.4 होते हैं। रक्त प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। रक्त का मुख्य कार्य एक अंग से दूसरे अंग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन, रोगों से प्रतिरक्षा और शरीर के तापमान नियंत्रित करना है। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% पानी तथा शेष 10% प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। आरबीसी का कार्य होता है शरीर की कोशिकाओं का ऑक्सीजन प्रदान करना। लाल रुधिर कणिकाओं में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में हीमो नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर कणिकाओं लाल होती है। मानव शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। मानव में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर में रोगों से बचने में मदद की जाती है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो ये बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, जैसे कि हृदय, रक्त धमनियां। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन है? तो ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? तो किसका है? तो हीमोग्लोबिन के हैं। हीमोग्लोबिन मानव शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन से है। शरीर का आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान और अक्षमता होती है तथा शरीर एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं।
आगे मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये 120 mmHg होते हैं। हृदय के संकुचन या प्रकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब कहलाता है। इसे संकुचन दाब कहते हैं, जो निलायों के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होते हैं? तो ये महाधमनी होती है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन के संचरण करता है। यह धमनी देहिक एवं फुसफुसीय रक्त परिवहन करती है तथा देहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होते हुए पुनः हृदय के दाहिने अलिंद में वापस जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मानव शरीर में पीएच रेंज कितनी होती है? तो ये पीएच रेंज जो होते हैं तो ये 7.35 से लेकर 7.45 तक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर क्षारीय होते हैं। पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन होते हैं। मानव शरीर में पीएच रेंज 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होते हैं। कुछ सामान्यतः पदार्थों का पीएच मान समुद्री जल यानी 8.4, रक्त का 7.4, लार 6.5 और दूध का जो होते हैं ये 6.4 और सिरका का 2.4 और नींबू का जो होते हैं वो 4.2 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होते हैं? तो ये 7.0 से लेकर 7.8 तक। सबसे छोटी रक्त वाहिका को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका होती है। इसमें व्यास में 5 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं। कोशिका वेल्यून्स और धमनी के बीच रक्त पहुंचाती है। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर की विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को स्कंदन में निहित हैं? तो कौन है? तो यह एक एब्ल्यूमिन एम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयरन की क्रिया करके एंथ्रोप्लास्टिन बनाती है। एंथ्रोप्लास्टिन कैल्शियम आयरन तथा ट्रेप्टिन नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रोनोजन पर क्रिया करता है और इसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होते हैं कि इसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बना देते हैं, जिसे रुधिर थक्का कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आते हैं। हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो किससे? तो मरकरी कॉलम से जुड़ा होते हैं। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को रुधिर मापी कहा जाता है। इस यंत्र में एक पंप होते हैं जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग पारद यंत्र से जुड़ा रहता है। आगे ही इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? तो कौन है ये? रक्त समूह की खोज लेडिस्टिनर ने की थी। रक्त 4 प्रकार के ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह ए बी सर्वगाही वर्ग होते हैं, अर्थात वह किसी भी रक्त
व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग होते हैं, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सी। आगे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो कौन? तो ये ओ जाना जाता है। वह विकल्प चुने जो सोहिनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेकर 1.8% होते हैं। लाल रक्त सोहिनी संयोजक ऊतक का उदाहरण है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार के लगभग 7 से 8% होती है। अतः 70 किलोग्राम के मानव शरीर में औसत 5 से लेकर 6 लीटर रुधिर होते हैं। यह शरीर एक बाय 13वां भाग घेरे रहते हैं। इसके जीवन काल लगभग 120 दिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये हो जाएगा केवल रक्त ही सफ़ेद प्रवाही संयोजी ऊतक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, खाली जगह रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होते हैं और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होते हैं और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। आगे, सामान्य मानव रक्त हैं। सामान्य मानव रक्त किस तरह से होते हैं? ये मानव रक्त का शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनी के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होने वाले यह गाढ़ा, हल्का, क्षारीय एवं लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है, जब इसका पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण ये हल्का क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो ये 120/80 होते हैं। रक्तदाब हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन एवं अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120/80 होते हैं। रक्त का दाब स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिसंचरण करता है? तो कौन सा घटक? तो ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त कोशिका सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होते हैं। इसका अधिकतर अंश जल होते हैं और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयरन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, रक्त में पाए जाने वाले खाली जगह शरीर का ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन? तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। RBC में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वसनांगों में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। इसकी औसत आयु जो है 120 दिन होते हैं। आगे, रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन सा करता है? तो ये RBC करता है।
आगे खाली जगह उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन करता है? तो ये मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। पतली, लंबी एवं संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, इन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु को ऊतकों के पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ये दिल के फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। मानव शरीर के पल्स दर जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है, जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है, जिसे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। आगे है मानव हृदय की सामान्यतः धड़कन औसतन खाली जगह प्रति मिनट होते हैं। तो कितना होते हैं? तो ये 60 से 100 होते हैं। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो किस में की जाती है? तो हृदय में की जाती है। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाले रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसे समस्याओं को बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन से धातु मौजूद होते हैं? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन हिम नामक रंजक तथा लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। हिम नामक रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लोह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिसमें रक्त श्वसन गैस का सोहन करते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाली लोह यौगिक हीमोटिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे ही हीमोग्लोबिन खाली जगह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये रक्त में। खाली जगह हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो किस में? तो ये हिम में होते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली जगह छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो किसमें? तो ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे रक्त में सफ़ेद रक्त कण खाली जगह। तो ये शरीर के संक्रमण को बचाते हैं। सफेद रुधारणु या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा कार्य सफेद रुधिराणु द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणुओं के जीवाणु, कवकों तथा परजीवी के आक्रमण से शरीर को बचाना तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। आगे सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खाली जगह और खाली जगह है। तो कितने हैं? तो 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होते हैं। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन
पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो कौन करता है? तो ये पल्मोनरी धमनी करता है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलेब से फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, जिसमें अशुद्ध रक्त होते हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो ये रिसस फैक्टर। रिसस बंदर के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चों के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रिसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो ये कहाँ पर होता है? तो ये दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लेडस्टीनर ने मात्र 3 समूह A, B और O की खोज की थी। बाद में D कैस्टलो तथा एस्टोलरी ने चौथे समूह AB का पता लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 5 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में एक रक्त की मात्रा उसके भार के 1/10 भाग अर्थात 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग का तरल सहजु ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिर कणिकाएं RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं तथा यह शरीर की ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो कौन बताता है? ये इकोकार्डियोग्राम बताता है। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व को रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दिशा का परीक्षण करने का उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। आगे मानव रक्त का पीएच लगभग मान क्या है? इसका क्या होता है? 7.4। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। किसी भी वर्ग के व्यक्ति से ये वर्ग के रक्त को ले सकता है। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। रक्त समूह AB को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तथा रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच का सीमा कितनी होना चाहिए? तो कितनी होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के उत्क्रमण को लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। कुछ सामान्य पदार्थ का पीएच मान इस प्रकार से हैं। तो समुद्री जल का अगर मान बात करें तो 8.4, रक्त का 7.3 से 7.5, लार्स का
6.5 से 7.5, दूध का 6.4, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, शराब का 2.8 से 3.8, तो सिरका का 2.4 से 3.4, नींबू का 2.2 से 2.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो किससे भरी होती है? तो ये ऑक्सीजन की। धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? ये द्रव होते हैं। प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 55 से 60% भाग होते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 से 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एक प्रकार का द्रव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर में पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो कौन सा करता है? सुपीरियर वेन कावा। सुपीरियर वेन कावा। उच्च महाशिरा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्सों से रक्त को हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर की वापसी 2 जोड़े फुफ्फुस शिराओं, एक उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होते हैं। निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से रक्त को एकत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो वो कौन सा आ जाएगा? ये हो जाएगा ये शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। ये शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। परिसंचरण तंत्र वह वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। यह तंत्र सामान्यतः शरीर के कुल भार का 7% होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा रक्त कम दाब पर इनमें झटके से और तेजी से बहता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किसमें? तो एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट में नहीं होते हैं। एरिथ्रोसाइड में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसीएस का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फेलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 100 से 120 दिन का होता है। आगे वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा डी नंबर। रक्त गाढ़ा अपारदर्शी तथा क्षारीय द्रव होते हैं। यह मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होते हैं। रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाएं रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का आरबीसी का जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। पुरुष में इसकी औसत मात्रा 5 मिलियन एवं महिलाओं में 4.5 मिलियन होते हैं। रक्त एक विशेष शारीरिक द्रव्य है जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ तथा पोषण तत्व और ऑक्सीजन बाहर निकालने में सहयोग देता है, इसलिए इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे रक्त एक खाली जगह ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक जिसे रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं।
कौन सी हैं? तो ये श्वेत कोशिकाएं। श्वेत कोशिकाएं मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होते हैं। यह मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं इनसे बड़ी किंतु संख्या में बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्रीय होते हैं। यह आकृति अस्थायी न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, खाली जगह में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो किसमें? तो ये रक्त में नहीं होते हैं। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार का ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वासीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में परिसंरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलाजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रतिष्ठा एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलाजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एवं जीवित ऊतक हैं। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में आज तक बस इतना ही रखते हैं। 150 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर किए। अगले वीडियो में हम लोग आगे 851 से कवर करेंगे। अगले 1-2 वीडियो में जितना छूटा हुआ है वो सारा कवर करा देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।